मोटिवेटेड बच्चा। सॉलिड स्टेट बिहार बोर्ड में सिलेबस में है, बिहार बोर्ड के सिलेबस से कोई भी चैप्टर हटाया नहीं गया है। नीट के सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, आप क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन आता है अभी हम लोग पहले चैप्टर को रिवीजन कर लेते हैं, लगा लेते हैं जल्दी, आधा घंटे के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा, आधा घंटे के अंदर। ठीक है, चैप्टर को रिवीजन करते हैं, सुनो ना, हो गया बात। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, 20-25 को ऑब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन आया हुआ है वो करेंगे। ठीक है, सब 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 एक साथ करेंगे, एक साथ हम करके लाए हुए। पहले थ्योरी देखो फटाफट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, देखो ये सब छोड़ो, ये सब आएगा नहीं, सब देख लो। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इससे 2 नंबर का आ सकता है, ओके, लेकिन अभी तक आया नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉलिड टाइप्स है, जिससे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का इस चैप्टर से आता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, और एक है एमॉर्फस सॉलिड, जिसको स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ओके, स्यूडो सॉलिड को, यानी एमॉर्फस सॉलिड को। ओके, ये तुमको क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है, एकदम एक अच्छा सा पैटर्न दिख रहा होगा, अच्छा सा फील आ रहा होगा, तो ये क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये क्वार्ट्ज ग्लास है। क्वार्ट्ज ग्लास, ग्लास बोले या क्वार्ट्ज ग्लास बोले, ये एमॉर्फस सॉलिड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ये अंतर दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दूर तक ये पैटर्न रिपीट होते रहता है। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं, इसको सीरो सॉलिड कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होने का क्या मतलब हुआ कि इसको गर्म करोगे, ओके, तो एक फिक्स टेम्परेचर में जाकर के मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। ओके, ध्यान दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है, इस बार आने का और ज्यादा चांस है कि ये सब देखोगे, इससे क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे अच्छा है, माने पॉजिटिव सेंस में बात कर सकते हो, इसमें उसका नेगेटिव बोल सकते हो, लेकिन इसमें अनआइसोट्रोपिक और ये आइसोट्रोपिक, माने कि इसके सभी डायरेक्शन से अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो सेम वैल्यू नहीं आएगा, और यहाँ सेम आता है, इसलिए तो ये अनआइसोट्रोपिक है, वो आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, माने इसका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, वो देख लेना। ओके, डेफिनेट हिट ऑफ एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल याद रखना, मेटल्स जितने भी होते हैं, जितने भी चैप्टर में पढ़ने हैं ना, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ने हैं। मेटल्स हो गए, कोवेलेंट सॉलिड हो गया, नेटवर्क सॉलिड हो गया, सारे सॉलिड। ओके, डायमंड, क्वार्ट्ज, सभी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ग्लास बोले या क्वार्ट्ज ग्लास बोले, दोनों ही एमॉर्फस सॉलिड। सिर्फ क्वार्ट्ज शब्द बोले, क्वार्ट्ज वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, बता दिया डायग्राम में। ओके, शार्प मेल्टिंग पॉइंट समझा दिया है, सारी बात बता दिया, एनिसोट्रोपिक का मतलब समझा दिया, सारी बातें हो गई, सारी बातें हो गई। ओके, चलो, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। ओके, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ चुका है, चलो इसको देख लेते हैं। मैं चलता हूं सीधे टॉपिक पे, चलो आ जाओ। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो इस चैप्टर में ज्यादा डिस्कस करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 कैटेगराइजेशन किए गए, 4 टाइप के। एग्जाम में एक और पूछ दिया, ध्यान सुना, मेरी बात को ध्यान सुना, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी करवाएंगे तो समझ में आएगा तुमको। बोला गया कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। बोले क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 7। कितने प्रकार? बोले नंबर ऑफ वेरिएबल्स लैटिसेस कितने होते हैं, तो 14। ठीक है, लेकिन एक बार पूछा नंबर ऑफ वेरिएबल्स लैटिसेस इन क्यूबिक सिस्टम, तो उसको अलग काउंट करना सिखाएंगे, अलग क्वेश्चन है वो। यानी कि नंबर ऑफ क्रिस्टल, कितने टाइप के क्रिस्टल पाए जाते हैं वो अलग है, 4 टाइप का जो 4 क्रिस्टल सॉलिड है। बोले कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, वो 7 है। ठीक है, तो सवाल को थोड़ा समझना पड़ता है आराम से। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें है एक मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक है आयनिक सॉलिड, एक है मेटालिक सॉलिड, एक है कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में होता है, आयनिक सॉलिड जो है आयन के बीच में होते हैं, और मेटालिक सॉलिड जो मेटल के बीच में होता है। ओके, मेटालिक बॉन्ड होता है यहाँ पे, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ इसको कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक जगह लिखे हुआ हूँ, बस इस टेबल को पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनमें बॉन्डिंग जो होता है वो वीक वन डबल फोर्स होता है। जैसे कि अगर नॉन पोलर है तो डिस्पर्जन फोर्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे H2Cl2 CO2, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं, बोलो, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अभी मत बोलना सर सॉलिड की बात क्यों कर रहे हैं, ये सब तो गैस होता है सर। अरे इसको सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट, हर चीज को हम लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं टेंपरेचर प्रेशर के कंडीशन को चेंज करके। पोलर डाइपोल फोर्स होते हैं, सॉफ्ट इंसुलेटर लो, और ये एग्जांपल याद आना। और हाइड्रोजन बॉन्डेड, जैसे तुम्हारा वाटर हो गया, NH3 हो गया, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हमें फोन करते हैं, याद है? ये सभी तुम्हारे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए। आयनिक सॉलिड में आयन होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, उसके बाद ये फिजिकल नेचर में क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, यानी कठोर होते हैं। जैसे नमक हो गया, सॉल्ट, सुन भी होगे कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सबसे खास बात है,
आयनिक सॉलिड के बारे में सबसे खास बात है कि आयनिक सॉलिड का जब एक्वस सॉल्यूशन लोगे या मोल्टन फॉर्म में लोगे, यानी गला दोगे उसको, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, माने आयन उसमें फ्री मूव करेगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयन उसमें बोलो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ओके, समझाया? ये सारा एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद मेटालिक सॉलिड, सुनो, मेटालिक सॉलिड में याद होगा मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है कि उसके जो कर्नल होते हैं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज बनते हैं मेटल के बाहर में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। तो वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, उसमें मेटल कर्नल फंसा होता है, उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। ओके, याद रखना। तो पॉजिटिव मेटल आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है। ओके, इसलिए ये हार्ड एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं सब पढ़े, वो गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में भी अच्छे कंडक्टर होते हैं और मोल्टन फॉर्म में भी। ठीक है, फेयरली हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, पता है आपको। ठीक है, जितने भी तुमको दिखाई देंगे ये मेटल सब, समझ जाना, वो सिर्फ मेटल दिखाई दे तो सब मेटालिक सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड दिखाई दे तो कह दो आयनिक सॉलिड। ओके, ये पहचानना सुनना है। उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड, इसमें एटम होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, हार्ड इंसुलेटर वेरी हाई, डायमंड, ग्रेफाइट, जिसमें भी नेटवर्क सॉलिड कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा, जहां पे नॉन मेटल होता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। ओके, ये एग्जांपल याद रखना। ठीक है, ग्रेफाइट का जैसे ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है, कोवेलेंट सॉलिड में सॉफ्ट है, और ग्रेफाइट जो है एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ये इंसुलेटर होता है, यानी कि कोवेलेंट सॉलिड, बट ये ग्रेफाइट इसमें क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये बता दिया। ओके, ये सारी बातें यहाँ पर डिटेल से सबके बारे में हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको चाहो तो आप आराम से अलग से भी पढ़ सकते हो। ये सारी बातें हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग हो गया, ये मेटालिक बॉन्डिंग मैंने समझाया। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, गुड करें, हो गया। चलिए, ये भी हो गया आपका कंप्लीट। चलिए, मेटालिक सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड भी पढ़ा दिया। मेटालिक सॉलिड है, ये कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड में ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का, ये भी क्रिस्टल सॉलिड है, ये भी सारे के सारे क्रिस्टल सॉलिड है। यहाँ पर जो भी पढ़ना है डायमंड ग्रेफाइट में अंतर है। चलो ठीक है, ये सारी बात हो गई। क्वेश्चन आंसर सब हम लोग करने वाले। पहला हमने P1 जो है हम लोग का कर लिया, कवर कर लिया। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ओके, मैंने बोला क्रिस्टल सॉलिड में एटम का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो एटम एक रेगुलर फैशन में वहां अरेंज होते हैं, तो वो एक उसके जो एटम होते हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, उसको हम लोग लैटिस कहते हैं। माने एटम जो होता है 3D में अरेंजमेंट होता है। ओके, उस 3D अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लैटिस या स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है, कुछ चीजें जो होती है उसमें स्मॉल यूनिट रिपीट करते हैं। जैसे घर के लिए अगर एग्जांपल समझो, तो घर में ये पूरा दीवार बना हुआ है, दीवार लेकिन छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है, दिखने रहा है सिंगल दीवार है, लेकिन दीवार छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है। तो इस दीवार को, इस ईंट को दीवार के लिए यूनिट सेल बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ईंट मिल करके ये दीवार को बनाई है। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग यूनिट को बोलते हैं यूनिट सेल। रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट। बस एक लाइन में डेफिनेशन बोल सकते हो, रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये डेफिनेशन है। ठीक है, लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये एग्जाम में आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। ओके, मैंने यहां बताया, जैसे ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है, इसमें ये यूनिट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यूनिट क्या हो रहा है, ये यूनिट क्या हो रहा है बताओ, रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल, इसको यूनिट सेल कहा जा सकता है, इसको यूनिट सेल है सब। ठीक है, बहुत मोटे चल रहे हैं, बहुत मोटे चल रहे हैं, बहुत मोटे चल रहे हैं। आ जाइए, टाइम नहीं लगाएंगे। देयर आर 6 पैरामीटर व्हिच आर रिक्वायर्ड टू यूनिट सेल इन 3D। हम लोग 3D में यूनिट सेल की बात करते हैं तो 6 पैरामीटर की जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 6 पैरामीटर की जरूरत होती है, 3 एंगल है, 3 साइड है। जैसे क्यूबिक सिस्टम के लिए ABC 3 साइड ABC, ए हो गया x एक्सिस के लॉन्ग, बी हो गया y एक्सिस के लॉन्ग, सी हो गया z एक्सिस के लॉन्ग, और ए और बी के बीच जो एंगल होगा उसको बोलो गामा। 3 एंगल अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा गामा एंगल लेते हैं बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, और ए और सी के बीच में लिखते हैं बीटा। ओके, और इसके बाद बी और सी के बीच में अल्फा। ओके, तो ये 3 वही लिखा हुआ, अल्फा एंगल बिटवीन ए बी एंड सी लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल बिटवीन। 6 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। एक है 3 इंटर एक्सियल डिस्टेंस, जिसको एज लेंथ बोलते हैं, और एक होता है 3 इंटर एक्सियल एंगल्स, जिसको एज एंगल्स भी बोला जाता है। ओके, ये वाला कटोरा है मुंह तेरा, अभी तक ऑब्जेक्टिव इससे नहीं पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है, पहले पूछा था, अब नीट के सिलेबस से हटा दिया, सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आने के चांसेस है। अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कटोरा है मुंह तेरा। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक बताता हूँ, ध्यान सुना। क्यूबिक, याद है ना, कटोरा है मुंह तेरा, क्यूबिक, टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। एग्जाम याद ना है, बोलेगा हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, तो बोलोगे 7। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं, लेकिन बोले ब्रेविस लैटिसेस कितनी है, 14, और बोले नंबर ऑफ क्रिस्टल बताओ कितने हैं, तो 4 जो नेटवर्क सॉलिड टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। ओके भैया, तो ये सी कटोरा है मुंह तेरा, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कटोरा है मुंह तेरा, मन तो करता है कि दही रख कर खा जाए। कटोरा है इसलिए। आजा जाओ। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल,
आर से ना रोम्बोहेड्रल, एच का ए का मतलब एच का हेक्सागोनल, एम का मोनोक्लिनिक, टी शर्ट, अरे मोनोक्लिनिक का ट्राइक्लिनिक, टिटिया क्यों रही हो? हो गया। अब तरीका सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों के एज में और एंगल में रिलेशन, बहुत आसान याद हो, पहले क्या करो, तीनों को पहले बराबर लिखो, पहले तीनों को बराबर लिखो, बराबर लिखा है, लिख दिया पहले, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये पहला नंबर हो गया, लो, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, कोई बात नहीं कर सकता है, बात नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सभी का ध्यान दो, सात हो गया, सात क्रिस्टल सिस्टम। अब तुमको एज लेंथ याद रखना है, क्योंकि एज रिलेशन याद करना जरूरी है, एग्जाम में आ जाता है। तो तीनों को बराबर कर दो पहले, ए बराबर बी बराबर सी, ओके। क्यूबिक में जानते हो तीनों साइड लेंथ भी इक्वल होता है, हाइट भी इक्वल होता है, विड्थ भी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल होता है, भैया एबीसी। अब एक एक बराबर काटते जाओ, यहां से स्टार्ट करो, लेफ्ट से स्टार्ट करो, एक बार काटा, ओके, ये दो एक बार काटा, फिर दो बार काट दो, कर दिया, तीन पहले तीन दोनों बराबर, लेफ्ट से राइट से एक बार काटा, फिर दो बार काटा, ओके। उसके बाद फिर से तीनों बराबर करो, तीनों बराबर कर दिया, फिर एक काटो, फिर दो काटो, फिर लास्ट वाले को रिपीट कर दो, लास्ट वाले को क्या कर दो, बस हो गया। ये याद करने का तरीका ये है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ओके। क्यूबिक में तीनों साइड इक्वल होता है, टेट्राहेड्रल, आप देखो बीच वाला जो एक और बराबर है, बराबर कौन है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में भी तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। आप सुनो, कोई बोलेगा नहीं बेटा, बोलेगा नहीं। एंगल देखो, इसमें भी तीनों एंगल 90, इसमें तीनों एंगल 90, इसमें तीनों एंगल नहीं। तुम पढ़े हुए ऑर्थोरोम्बिक जो है एक तरह का, तुम क्यूबॉइड पढ़, क्यूबॉइड पढ़ ना, अरे घनाव जिसको बोलते हो, हट आजा, कोई आराम से नहीं है। क्यूब है, क्यूब का तीनों चीज इक्वल है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों इक्वल है, एबीसी ए बराबर सी बराबर सी, अल्फा बराबर बराबर 90 डिग्री, हो गया, ये क्यूब है। और ये तुम्हारा क्यूबॉइड जिसको बोलते हो, वही है तुम्हारा यहाँ पे, कहां गया, ऑर्थोरोम्बिक, तीनों साइड इक्वल है, ओके। हम लोग क्यूबॉइड सबको बोलते हैं, क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड है, लेकिन समझाने के लिए ये तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक तो ये लेंथ, ये विड्थ, ये हाइट, ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, ओके। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि विड्थ और हाइट सेम है, ओके, विड्थ और हाइट सेम है, तो तुम इसको विड्थ और हाइट सेम है और एक साइड इक्वल नहीं है, तो कौन हो गया, ये टेट्रागोनल का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, हाँ, लेकिन तीनों एंगल क्या है आपस में, 90 डिग्री, तीनों एंगल 90 डिग्री, ठीक है, बता दिया, चलो जा, ओके। और उसके बाद ये एंगल लगातार तीन ठो में 90 90 90 90, तीनों एंगल बराबर भी है, 90 भी है, इसमें तीनों एंगल बराबर भी, लेकिन 90 नहीं है, अदर देन कुछ एंगल होगा, 60 डिग्री होगा, कुछ होगा, ठीक है। अरे अभी बस एगो ये हेक्सागोनल याद रखना, हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 होता है, गामा 120 डिग्री होता है, हेक्सागोनल नाम से हेक्सागोनल, तो 120 डिग्री का फील आता है, ओके। अब मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक थोड़ा खतरनाक है, ओके, मुंह तेरा, तो अल्फा गामा 90 होता है, अब बीटा 90 डिग्री नहीं होता है, ओके। और ट्राइक्लिनिक तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, ट्राइक्लिनिक इतना गंदा है कि न तो तीनों साइड इक्वल है, और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है, 90 भी नहीं है, तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है, 90 भी नहीं है, ट्राइक्लिनिक मुंह तेरा, सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल शेप ये ट्राइक्लिनिक, हो गया, हटाओ। यहां पर अच्छा से लिखा हुआ है, यहां अच्छा से लिखा हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, अब यहां पर आंख खोल लो। क्यूबिक सिस्टम में तीन ब्रेविस लैटिसेस होता है। सर ब्रेविस लैटिस क्या है, माने कि एटम जो होगा, उसके अंदर जो एटम होगा, वो एटम कहां पर, कॉर्नर पे है कि बॉडी में है कि फेस पर है, उसके आधार पे क्यूबिक में तीन ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल है। अभी दिखाएंगे क्यूबिक में कितने ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल है, तीन। एक का नाम है सिंपल क्यूबिक, एक का नाम है फेस सेंटर क्यूबिक, और एक तुम्हारा हो गया बॉडी सेंटर क्यूबिक, ओके। तो क्यूबिक में तीन पॉसिबल होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस इन क्यूबिक सिस्टम, क्या बोला हुआ क्वेश्चन, बोलो। अभी लाएंगे ना टेस्ट क्वेश्चन, लाएंगे अभी तुम्हारे प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू लगाएंगे इसके बाद, ओके, मैंने चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो उसमें पूछा हुआ नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस इन क्यूबिक सिस्टम कितना, तीन। बोले नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस सबसे ज्यादा किसमें, चार किसमें है, बताओ किसमें सर, ऑर्थोरोम्बिक में। तीनों साइड इक्वल भी है, तीनों एंगल 90 डिग्री भी है, ओके, समझ बात को। जैसे माचिस होता है ना, माचिस ऑर्थोरोम्बिक ही होता है, ओके। माचिस का डिब्बी, अरे माचिस की डिबिया, एगो डिबिया जो होती है, ऊपर का पूरा बॉक्स नहीं, एक डिबिया, हाँ, तिल्ली बिल्ली का बच्चा, तिल्ली, अरे माचिस का डिबिया, जो छोटा डिबिया, हाँ, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑर्थोरोम्बिक, ओके। तिल्ली बकता है तब बिल्ली का बच्चा, देखो यार। तो तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड यहाँ पे एंगल भी इक्वल है, बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता, क्या ऑर्थोरोम्बिक है, सॉरी, यहाँ तीनों एंगल 90 डिग्री है, तीनों एंगल भी इक्वल है, 90 डिग्री है। और इसमें सुनो, इसमें चार्ट होता है, सबसे ज्यादा ब्रेवियस लैटिसेस किसके अंदर है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर, चार है। अब ये पूछा हुआ है क्यूबिक में, पूछा हुआ है, क्यूबिक का क्वेश्चन हम लोग को ज्यादा पढ़ना है, हम लोग क्यूबिक ही पढ़ते हैं, ओके, नहीं ऑर्थोरोम्बिक भी आ सकता है। तो क्यूबिक में कितना है ब्रेवियस लैटिसेस, तीन। इसको याद करना, 3 2 4, 324, 11 12, 11 21, 324, 11 21, ये नंबर याद करवाए थे, ये याद रख सकते हो। कटोरा है, मुंह से नाम याद रहेगा, और एज रिलेशन तो याद रहता ही है, ओके। बस तुमको ब्रेवियस लैटिसेस याद करना है, तो 324, 11 21 याद रखो, कभी नहीं भूलोगे, नंबर है।
टोटल 14, टोटल ब्रेवियस लैटिसेस कितने हैं 14, फिर बात कर रहा हूं, टोटल ब्रेवियस लैटिसेस कितने हैं 14। आंसर में एग्जांपल भी दिया, टेंशन नहीं, खत्म हो गया, टॉपिक खत्म, ये खत्म हो गया। आजा 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 ओ राजा 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 बाजा बाजा, लो आजा, डोंट वरी, चिंता नहीं करो, कहो ले जा ले जा। आजा आजा गाइस, आ जाइए। ये बता दिया मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन है, क्यूबिक है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो है ट्राइक्लिक है, बहुत गंदा है। ओके, टोटल सब लिखा हुआ है। टोटल 14 ब्रेवियस लैटिसेस है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स इज ऑर्थोरोमिक। मैच बॉक्स का जो ज्योमेट्री होता है बता दिया। ओके, ये सवाल सब छोड़ो, सवाल अभी नहीं करेंगे, सवाल अभी नहीं करेंगे, ये सब नीट यूट का क्वेश्चन सब छोड़ो, बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, अब बुढ़े हो गए हम लोग पढ़ते पढ़ते, हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे। ये क्या है इतना लेट से आता है यार जी, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ओके, अब क्यूबिक सिस्टम को डिटेल से पढ़ना है, उसमें हम लोग सिंपल क्यूबिक को पढ़ेंगे, बॉडी फेस सेंटर को पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर को पढ़ेंगे। अब ध्यान सुनो, एटम कॉर्नर पे है कि बॉडी में है कि फेस में है, ध्यान सुनो, मैं एक ट्रिक बताता हूं, सुनो अच्छा से। ओके, अगर बॉडी में है तो उसको समुच्चा समुच्चा काउंट करें, जैसे एक बॉल यहाँ बीच में डाल दो तो सीधे बॉल का हिस्सा होगा, इस रूम का हिस्सा होगा। एक बॉल बीच में अटका हुआ बीच में है तो ये घर का हिस्सा होगा, घर के बाहर उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। मेरी बात ध्यान सुनो, तो अगर बॉडी में है तो समुच्चा एक गिनोगे, कितना गिनोगे, चलिए बोलो, अरे बोलो रे, अगर बॉडी में है अगर कोई एटम तो वो समुच्चा उसी यूनिट का हिस्सा होगा, उसको बोलेंगे एक, समुच्चा गिनोगे। अगर वो फेस में है तो आधा इधर होगा आधा बाहर, तो यूनिट सेल के अंदर उसका आधा हिस्सा है ना, यूनिट सेल के अंदर काउंट करते, तो फेस में था आधा, 1/2, दो, बॉडी में तो एक समुच्चा, फेस पे है तो 1/2, और एज पर साइड पे तो 1/4, 1/2, 1/4। ओके, समझाया। और तब उसके बाद बचा कौन कौन बचेगा, बॉडी हो गया, फेस हो गया और एज हो गया, लास्ट में कॉर्नर, कॉर्नर पे 1/8, 8 कॉर्नर है ना, तो केवल अगर कॉर्नर पे कोई आइटम है तो उसका केवल 1/8 हिस्सा ही अंदर है, बाकी बाकी हिस्सा 7/8 हिस्सा बाहर है, वही लिखा हुआ है देखो। तो कॉर्नर आइटम कंट्रीब्यूट 1/8। ओके, अब एक आइटम अगर एक कॉर्नर पे है तो 1/8, तो 8 कॉर्नर है तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 काट दोगे, एक आइटम अंदर में हो जाएगा, खत्म हो गया, खत्म, टट्टा बाबा। ओके, सारी बातें लिखी हुई हैं। और लेंथ ऑफ फेस सेंटर, अच्छा फेस डायगोनल का लेंथ लोगे, फेस डायगोनल का लेंथ लोगे तो √2 है, और बॉडी डायगोनल का लेंथ लोगे तो √3 जानते हो बचपन से पढ़े हो इसका, क्यूब का बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 × साइड, और फेस का होता है √2 × साइड, याद करने में हेल्प करेगा ये। अच्छा लिखा हुआ, छोड़ दो इसको। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसमें केवल और केवल एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, किसमें होते हैं, कॉर्नर पे होता है। कॉर्नर पे 8 कॉर्नर है, कितना कॉर्नर है 8, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो टोटल 8 × 1/8 यानी टोटल आइटम कितना होगा। अच्छा जेड बोलते हैं, जेड लिखेंगे यहाँ पे एक बड़े चैप्टर में लिखेंगे जेड, जेड को कहलाता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। क्या बोला फिर से बोलो, हाँ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, उसको रैंक भी बोलते हैं, रैंक, ठीक है। तो जेड की वैल्यू 1 होती है, बोले नंबर ऑफ एटम बताओ सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 1, बॉडी सेंटर में कितना होता है 2, और फेस सेंटर में कितना होता है 4। अभी निकाल के दिखाते हैं, चिंता नहीं करो, वह लिखा हुआ है एक साथ। ओके, जेड 1। ओके, अब देखो इसमें सुना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब बच्चा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है कि रेडियस और एज में रिलेशन, रेडियस और एज में, यहाँ पर दोनों एटम टच कर रहा था, रेडियस 2, ये पूरा एज हो गया, यहाँ से एज में क्या आर हुआ 2r, तो a बराबर 2r, तो r बराबर a/2, तो एक याद रखोगे, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। एक पैकिंग एफिशिएंसी कि उसके अंदर कितना परसेंटेज भरा हुआ है, कितना परसेंटेज खाली है, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कितना एटम है और टोटल वॉल्यूम, कितना एटम है उसका वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम n × 100। तब 4/3 गोला का आयतन क्या होता है 4/3, और टोटल वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, a क्यूब साइड क्यूब × 100, और r का रिलेशन निकाले हुए a/2 को हल क्यूब रख दो या एक जगह 2r रख दो, काट करो 52.2%। एग्जाम में पूछा हुआ सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, तो 52.4%। अब पैकिंग डिफिशिएंसी कितना होगा, फ्री स्पेस कितना होगा, फ्री स्पेस तो 100 में से घटा दो 47.6%। समझाया, अरे 52%, अगर 52.4% भरा हुआ है तो कितना खाली होगा, 100 में से 52.4 घटा दो यानी कि 47.6% खाली होगा। एग्जाम में पूछ देगा कि द फ्री स्पेस इन सिंपल क्यूबिक, तो ऑप्शन देगा 52.4 और 47.6, तो बच्चा पहले तो पढ़ के आता 52.4, तो वहां पढ़ना है कितना बोल रहा है, भरा हुआ कितना है, ऑक्युपाइड स्पेस कितना है 52.4%, फ्री स्पेस कितना है किलो, क्या बता दिया। ये हो गया सिंपल क्यूबिक के बारे में पूरा, सिंपल पैकिंग वैल्यू से छोड़ो ना। अच्छा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, माने एक एटम को अगल बगल में 6 एटम टच कर रहा होता है, 4 को 2 ये हम बीच में, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। हो गया 6 कितना करता है 6 करता है, नाम बताएंगे, चल लचकेंगे नहीं, 2
दाएं बाएं आगे पीछे, चार हो गया, एक ऊपर एक नीचे, लचका रहा है चट्टा। बताओ कमर को पतला करवाए चट्टा, बताओ आ जाओ। उसके बाद अब कॉर्नर पे तो होगा ही होगा एटम, कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा। उसके बाद अब होगा किस पे, या तो बॉडी में होगा या तो सिर्फ फेस पे होगा। बॉडी में होगा या तो एक है सेंटर क्यूबिक इंडेक्स का क्या नॉन प्रिडोमिनेंट, इसमें सेंटर इशू नहीं, इसमें कॉर्नर के अलावा कुछ कहीं और भी होगा। चलो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी, बॉडी सेंटर यूनिट, इसमें क्या होगा, आठों कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, एक समुच्चा बॉडी में होगा, समुच्चा बॉडी बीच में होगा कहीं ना कहीं बॉडी में, ठीक है। अब लाजमी है यार कि कॉर्नर का एक एटम यहाँ बड़का गोला ऐसे ऐसे समझो, बीच में एक बड़का, फिर कोना पे वहां पे, तो इन तीनों टच करा होगा आपस में, है ना, तीनों टच करा होगा। तो बताओ एक गोला, दो, एक गोला फिर एक गोला, उस गोला का एक ध्यान देना, गोले का बनवा एक हिस्सा, कॉर्नर वाला का बनवा एक हिस्सा, बॉडी वाला का समुच्चा एक, तो पूरे आठों कॉर्नर पे कितना होगा टोटल एटम, एक एटम होगा, क्योंकि 8 into 1/8, और बॉडी का समुच्चा गिनेंगे तो 1, तो 1 कितना हो गया 2, तो z की वैल्यू 2 आएगी इसमें, बॉडी से नहीं, z की वैल्यू 2। और इसमें देखो ये बॉडी डायगोनल ना, तो ये r ये r ये r ये r, क्या r हुआ 4r, 4r। बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 into a, 4r = √3 है, हो गया खत्म, a और r में रिलेशन आ गया, लिखा हुआ √3 = 4। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, इसका आता है 68%। कई बार एग्जाम में पूछा पैकिंग एफिशिएंसी यानी कितना स्पेस ऑक्युपाइड है, तो बोलेगा ऑक्युपाइड स्पेस इन बीसीसी बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो बोलो 68%। फ्री स्पेस बोलेगा, 3-4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, तो 32%। ओके फ्री स्पेस, ओके बता दिया। पैकिंग ये सब छोड़ो, इसका कोऑर्डिनेट 8 होता है, कितना होता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 8 होता है, क्योंकि इसमें ध्यान दो, इसमें 4 ऊपर से टच करता है, 4 नीचे से टच करता है, 4 कितना हो जाएगा 8, नहीं बीच बॉडी बीच में है ना, तो 4 ऊपर से है, 4 नीचे से, ओके। जैसे बीच में बॉल है, 4 जैसे ये मान लो बीच में बॉल है, 4 ऊपर से है, 4 नीचे से, कितना हुआ 4 4 8, इसमें कोऑर्डिनेट 8 होता है, सिंपल क्यूबिक 6 आता है, बता दिया, हो गया। इसमें अब ये फेस सेंटर, इसमें क्या होगा, 8 कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, 8 कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, अब सब फेस पे होगा, 6 फेस है, एक फेस यहाँ, 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 तो फेस पे आधा होता है, कितना होता है 6 फेस है, 6 into 1/2 यानी 3 एटम हो गया, एक कॉर्नर के लिए हो गया पूरा 8 को मिलाकर, हो गया, तो 3 1 4, इसका Z4 आता है, इसका Z4 आता है, और इसमें 4r बराबर √2 है, कि फेस डायगोनल है, कौन डायगोनल है, फेस डायगोनल है, √2 लिखोगे, वहां पे बॉडी डायगोनल था √3 है, यहाँ पर लिखो √2 है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% आता है, कितना आता है, माने इतना फ्री, इतना भरा हुआ स्पेस है, ऑक्युपाइड स्पेस है, और फ्री स्पेस 26% हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट बड़ा आता है, कितना आता है बताओ, 6 ऊपर से 6 नीचे से, 6 कितना हो गया 12, ऐसे आता है, कभी भूलो नहीं, वैसे भी इसका तरीका भी ऐसे करने का, लेकिन ये आसान तरीका बता दिया 12, ओके। एक होता है इंड सेंटर यूनिट सेल, बहुत आसान है, इंड सेंटर में क्या करते हैं कि कोई दो अपोजिट फेस पे होता है, कोई दो अपोजिट फेस पे होता है, तो इसमें 6 फेस पे नहीं, केवल 2 अपोजिट फेस पे है, तो एक बीच में एक तो कॉर्नर आइटम का हो गया, और आधा इसका है आधा इसका है, एक कितना हो गया 2 ना हो गया, ये पूछा नहीं जाता, 2 ही में पूछा नहीं जाता है, सबसे ज्यादा ये हो गया था। ओ राजा राजा ओ बाजा बाजा बाजा, अजय बाजा, को बोल नहीं सकता है, डेली बात को खत्म करेंगे। चलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, कितने एक एटम को टच कर रहे हैं नियरेस्ट, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, मैं लिखा हुआ है, definitely the number of nearest neighbors of any constituent particles in a crystal lattice is called coordination number, okay। चलो इससे बात कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं। क्लोज पैकिंग, एक 1D क्लोज पैकिंग होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ओके चलो बताओ। एक होता है 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग में ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाता है, क्या कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें बताया था ना, छोड़ो ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये सब टेंशन मत लो। ये 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज मोस्ट एफिशिएंट होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको 3D पढ़ना है, क्या पढ़ना बोलो 3D वाला में, ये 3D क्लोज पैकिंग जो अभी बात की थे, 3D में ये क्या है, एटम के ऊपर एटम रखा हुआ है, ठीक है। 3D में ये कहलाता है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या कहलाता है, ये ए टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट में याद रखना, क्यों 3D वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी अभी प्रूफ करके आए हैं, कितना आता है 52.4%। भाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग नहीं पड़ता, सिंपल क्यूबिक, जिसमें एटम कितना होता है, Z की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो बस हो गया भैया, Z की वैल्यू 1 बता दिया, Z की वैल्यू 1, पैकिंग एफिशिएंसी 1.2%, ए टाइप होता है, ए बराबर 2r, रिलेशन बता दिया, बस हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ये स्क्वायर 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब 3D बॉडी सेंटर वाला में, बॉडी सेंटर 68% Z का वैल्यू 2 होता है, बता का है, ओके, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, कितना होता है बताओ 8 होता है, बस इतना याद रखना। अब वॉइड इसका ऑक्टाहेड्रल होता है, चलो ठीक है। 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको एसपी बोला जाता है, एसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें Z की वैल्यू 6 होती है, कितनी होती है, देखो सिंपल क्यूब में Z की वैल्यू 1, बॉडी सेंटर में बीसीसी में Z की वैल्यू 2, अब एफसीसी में Z की वैल्यू 4 और एससी में Z की वैल्यू 6, हेक्सागोनल में याद आना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ओके बता दिया। हेक्सागोनल में a बराबर b नॉट इक्वल टू अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री बताया हुआ, ठीक है। Z की वैल्यू 6 होती है, एससीपी बोलते हैं इसको, इसका यूनिट सेल एससीपी होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
ज्यादा नहीं दिमाग लाना है, खाली वैल्यू याद रखना है मुझे। ओके, इसका टाइप एबीबी भी होता है, सो ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हेक्सागोनल में कितना होता है आंसर 12, कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है 12। एफसीसी में भी कोऑर्डिनेट नंबर 12 है, एससीपी में भी कोऑर्डिनेट नंबर 12, दोनों का 12 है। ये ध्यान सुनो, एचसीपी का भी कोऑर्डिनेट नंबर 12, एफसीसी का भी कोऑर्डिनेट नंबर 12, बीसीसी का 8 और सिंपल क्यूबिक का 6, बस इतना याद। और बच गया सर ये पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, तो सिंपल क्यूबिक का कितना था 52.4% और ये बॉडी सेंटर का 68% और एफसीसी का 74% और एससीपी का भी 74 ही % होता है। ये बात है ऑलरेडी हो चुकी है। ये टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल याद रख लीजिए, बस ये टेबल से ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। ठीक है, बॉडी सेंटर सब लिख दिया मैंने, लिख दिया ना यहाँ पे। ओके देखो, सिंपल क्यूबिक में z की वैल्यू बताओ 1, कोऑर्डिनेट नंबर कितना 6, रेडियस रिलेशन ये वो ए टाइप का। ओके चलो, बॉडी सेंटर्ड उसे लास्ट वाला छोड़ देना। चलो, बॉडी सेंटर्ड में 2, कोऑर्डिनेट नंबर 8 और 68%, बस याद होगा। फेस सेंटर ये टाइप याद रखना, एबी टाइप। ओके, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट जिसको आप सीसी या सीसीबी बोलते हैं, सीसीबी 4 है इसका एटम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, 12 कोऑर्डिनेट नंबर 14%। सिंपल क्यूबिक में सिंपल हेक्सागोनल यानी एससीपी 6, 12 और 14%, एबीबी टाइप का। ओके गाइस, ये एफसीसीपी जो होता है एबीसी टाइप का होता है, 3 लेयर का होता है एबीसी सीसीपी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, सोडियम के बारे में अभी बताता हूं उनको, आ जाइए। एक होता है वॉइड, बहुत सारे आइटम तो उनके पीछे खाली जगह को बोलते हैं वॉइड, क्या बोलते हैं वॉइड। वॉइड में सुनो, ध्यान दो, अगर 3 एटम आपस में मिला, 3 एटम आपस में मिला, ध्यान दो, ओ राजा ओ बाजा, ये इसको बोलते हैं ट्रायंगोनल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? दिख रही हो मेरा आंख दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अब दिख रहा है? आंख होनी चाहिए वैसा, बताओ दिखने के लिए। ठीक है, आ जाओ, आंख में चमक होनी चाहिए तो दिखाई देगा, चमक तो खो दियो आ जाओ। ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड ये 3 एटम से बनता है। क्या होता है ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेट? सुनो, एग्जाम में पूछा हुआ है, ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेट नंबर 3 होता है। ओके, अब सुनो, ओ सुनो हो बउआ, सुनो, ट्रायंगुलर वॉइड हो गया ना, ट्रायंगुलर वॉइड। ओके चलिए, इसे छोड़िए, इसका चिंता नहीं कीजिए। एक टेट्राहेड्रल वॉइड कौन है बताओ? 3 गोला से बनता है ट्रायंगुलर वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 4 गोला से। कितना गोला से? ये जो वॉइड है ये वाला, ये आर पार नहीं दिखाई देगा तुमको, ठीक है, इसमें लेकिन अंदर जगह खाली है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ए लड़का सुनो ना, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेट नंबर 4 होता है, ट्रायंगुलर वॉइड का कितना होता है 3, और टेट्राहेड्रल का 4, ऑक्टाहेड्रल का 6 बॉल बनाओगे तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। मैंने 3 ऐसे रखा ना, इसका उल्टा 3 करके ऐसे रख देंगे तो बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अकेला भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेट नंबर कितना है इसका बताओ 6। अच्छा, कोई एफसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी। ओके, उसमें अगर जितना जेड कितना 4 होता है, तो ऑक्टाहेड्रल जितना होगा ना टेट्राहेड्रल उसका डबल होगा। टेट्राहेड्रल कितना होगा? डबल। 4 ऑक्टाहेड्रल होता है तो 8 उसका टेट्राहेड्रल, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर बड़ा अच्छा रिवीजन करने में आ जा। रेडियस रेशियो कभी सुनो, सुनो मेरा सुनो, आयनिक कंपाउंड के बस ये चिट्ठी ध्यान दो है ना। अगर आयनिक क्रिस्टल है, कौन क्रिस्टल है? तो आयनिक कंपाउंड के अंदर पता है आपको आयन का साइज कैटायन साइज में कौन बड़ा होता था? कौन साइज बड़ा है? आयन बड़ा है कैटायन बड़ा, यानी एनायन बड़ा है कैटायन बड़ा? अनायन, हाँ गुड, तभी मार खाओगे ना नहीं मार खाई बात कर रहे थे इसलिए। ओके, अनायन का साइज बड़ा होता है, ये अनायन है। ओके, बीच में जो वॉइड में जाकर बैठता है ना, देखो सुनो ना, तुम्ही को मारे थे, निशाना चुक गया ये रेजिस्टेंस के कारण। तुम मारेगा नहीं बेटा, ना कोई नहीं, ना फेंकना नहीं है इधर, इसमें आंख दो ना, उसको दो ना, सर को दो ना, ला दो, छोड़ो खत्म। तुम्हारा चिपटा कर देंगे उसी तरह, हम बता रहे हैं चिट्टा का। ओके सुनो मेरी बात सुन, क्या बोले थे? रेडियस रेशियो, अनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। तो कैटायन हमेशा वॉइड में जाके बैठता है, कहां बैठता है? तो कैटायन और अनायन का साइज का रेडियस रेशियो जो होता है उस आधार पर डिसाइड होता है कि वो किस
कैटेगरी में वाइड होगा इसके अंदर, वो ट्राइगोनल वाइड होगा कि टेट्राहेड्रल वाइड होगा कि ऑक्टाहेड्रल। तो कैटायन और आनायन के रेशियो को बोलते हैं रेडियस रेशियो, लिखा भी हुआ है, बोलो जल्दी बोलो। कैटायन और आनायन के रेशियो को बोलते हैं रेडियस रेशियो। इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड में, रख रहा मैं ले लूंगा। ज्योमेट्री सुनो सुनो सुनो, अगर इस कैटायन सुनो अगर ये कैटायन ये रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.15 से लेकर 0.25 के बीच में है तो ट्रायंगुलर वाइड होगा। ओके, अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.14 तक है तो टेट्राहेड्रल वाइड होगा। अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू 7.32 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। और अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.73 से 1 तक है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड, क्यूबिक वाइड होगा। क्यूबिक वाइड का कोऑर्डिनेशन बड़ा 8 होता है। ट्रायंगुलर ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इससे, टेट्राहेड्रल से। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन 4 होता है और ऑक्टाहेड्रल का। और एनएसीएल देखो, एनएसीएल में कौन वाइड होता है? ऑक्टाहेड्रल, उसका कोऑर्डिनेशन कितना है 6। और एनएसीएल के बारे में क्या बताता हूं, वो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। कौन स्ट्रक्चर होता है? एग्जाम में पूछा हुआ है एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फिर से सुनो, गलती कंफ्यूजन नहीं होना। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। अब बोले ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन बताओ तो 6 है। दोनों में अंतर है ना क्वेश्चन, इसलिए कहते ध्यान सुनो। बोल समझ रहे? बोलो सर अब कभी अब 6 बोलो कभी 12 बोले, क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? वही बात, गौर से सुनो तो वही होगा जो समझ रहे हो, ठीक है। नहीं तो जो अगर गौर से नहीं सुनोगे तो जो वही नहीं होगा जो समझ रहे हो ना, उल्टा होगा। इसलिए आ जाओ, आजा आजा ओ राजा राजा अजय। स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। एक क्रिस्टल है जो 1:1 में है, एक क्रिस्टल है जो 1:2 या 2:1 है, दो जैसे Ab2 टाइप है, CF2 का Na2 का हम लोग को पढ़ना है। इस पर ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, ये 5 से हम लोग को पढ़ना है। NaCl, ZnS, सीजियम क्लोराइड, सब में 1:1 रेशियो है, दोनों NaCl 1 है, Cl 1 है। चलिए आजिए NaCl क्रिस्टल, ओके, इसका CCP होता है। क्या होता है ये बताओ? CCP क्रिस्टल लैटिस, इसका CCP होता है या यूनिट सेल बोलो, ओके। और CCP में तुमको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है, ओके। ध्यान रखना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। और सोडियम जो कैटायन है वो जाएगा वाइड में, कौन वाइड में जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा। कहां जाएगा? ऑक्टाहेड्रल में। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन कितना होता है? 6, ओके 6। इसलिए एक सोडियम आयन को अगल बगल में 6 क्लोराइड आयन घेरता है, एक क्लोराइड आयन को अगल बगल में 6 सोडियम आयन घेरता है। समझ बात को? ये पढ़े हुए हुए, ओके, सारी बातें लिखी हुई हैं। अब बताओ एफसीसी में टोटल एटम अगर काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो क्लोराइड को गिनोगे सोडियम को गिनोगे? क्लोराइड को गिनोगे, क्या यूनिट सेल कौन बना रहा है? क्लोराइड बना रहा है, तो 4 होता है। कितना होता है? नंबर ऑफ सोडियम आयन पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के लिए 4 होता है। अभी मतलब सर आप बोले 6 होता है, अरे वो वाइड का कोऑर्डिनेशन बना है ना, ठीक है। तो 4 ओके। NaCl यूनिट सेल भाई 4 NaCl, माने एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl बनता है। कितना NaCl बनता है? 4, याद रखना बात, इंपॉर्टेंट है। ओ आजी चा देखो NaCl देख लो, सब कुछ यहाँ सुनो ये टेबल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NaCl में क्लोराइड आयन CCB या फिर लैटिस बनाता है, और सोडियम आयन ऑल इलेक्ट्रोड वाइड होता है। नंबर ऑफ फार्मूला Z की वैल्यू 4 होती है और कॉन्स्टेंट 6:6 होता है। और ये R प्लस R माइनस A/2 रिलेशन होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजियम क्लोराइड में सुनो, सीजियम क्लोराइड में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में Z की वैल्यू 1 होती है। और ये सीजियम आयन जाता है बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में तो ये 8:8 होता है। और यहाँ पर रेडियस का रिलेशन देखो, ये दोनों पे सवाल ये न्यूमेरिकल आ सकता है, ओके। आ जाओ, उसके बाद जिंक सल्फाइड में देखो, इसका कॉन्स्टेंट कितना है बताओ? 4। ये एफसीसी बनाता है, कितना होता है? 4, ओके। और इसका रिलेशन देख लो, इसका आधा, इसका पृथ्वी का आधा। ये फ्लोराइड है, क्या बताओ क्या है? फ्लोराइड है, ओके। CF2 यहाँ पे ये सबसे अलग है। ये CF2 जो है, इसमें हर जगह देखो तो अनायन साइज का बना था और अनायन लैटिस बना रहा था। इस बार क्या कैटायन बना रहा है? कौन बना रहा है? कैटायन, ओके। यहाँ पे ऑल टेट्राहेड्रल वाइड सब कुछ सेम है, तो देख लो रिलेशन, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा यहाँ पे कैटायन ही बनाएगा, अनायन ही बनाएगा, बाकी सब में अनायन, बस इसमें कैटायन CF2 में। बस ये टेबल याद रखो, काफी है। इसका रेशियो एक और फॉर्मूला है गाइस जो सबसे ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, Z होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, M होता है मॉलिक्यूलर मास, A होता है एज लेंथ, और Na होता है एवोगाड्रो नंबर। जहां 4 चीज में से कौन चीज बताओ? 4 चीज में से कोई 3 चीज दिया रहता है, चौथी चीज निकाली जाती है। क्या भेजा में भिज रहा है कि नहीं भिज रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं, भिज रहा है कि नहीं भिज रहा है? अंगूठी लाल का बच्चा कहां से समझेगा बेटा? या डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने 2 पॉइंट कवर कर ले, 2 आ जाओ। इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि डिफेक्ट क्या होता है।
पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डेफिनेशन पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। तो किसी भी टाइप का, देखो कोई दुनिया में कोई भी क्रिस्टल सॉलिड होता है ना, कोई सॉलिड है ना कोई सॉलिड, उसका क्रिस्टल है परफेक्टली क्रिस्टल नहीं होता, मतलब उसके अंदर कुछ कुछ डेविएशन होती है। कहते ना कि परफेक्शन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना इंसानों के अंदर, ना जानवरों के अंदर, ना दुनिया में, ना किसी चीज में परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्परफेक्शन होना है। इसी बात का सबूत है कि वो चीज है, चीजों के अंदर इम्परफेक्शन होता है। समझे बात को? हाँ इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी क्या है, इंसान के अंदर भी तो इम्परफेक्शन है यार, परफेक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बोलने के लिए खाली है, ठीक है। हाँ परफेक्शन की ओर थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं, उसकी ओर बढ़ सकते हैं। जितना अपने आप को तराशेंगे, मेहनत करेंगे, उतना परफेक्शन की ओर जाएंगे। और जितना हमारे अंदर परसेंटेज ऑफ परफेक्शन बढ़ेगा, उतने हम बोलो निखरेंगे। क्या करेंगे? बोलो निखरेंगे, शाइन करेंगे। हाँ चमक आएगा, तुम्हारी चमक में सब रोशनदान होगा। समझ गए? यही है, चिराग अपना जलाओ और रोशन सबको करो, यही खास बात है। ठीक है, आ जाओ। तो डिफेक्ट, सुनो डिफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लैंड डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में कोई एक आइटम खिसक जाता है, कभी कभी होता है ना, गुस्सा घर में से भाग गया, लो भाग गया तो खिसक गया, क्रिस्टल में से एक आइटम भाग गया, लो। तो कभी कभी क्या होता है कि एक रो ही डिस्टर्ब हो गया, एक रो जैसे 4-5 लाइन है, रो ही डिस्टर्ब, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। ओके चलिए आ जाइए, सुनिए ना। पॉइंट डिफेक्ट का डेफिनेशन एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट। तो ये लिखोगे द डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट। डेविएशन मतलब माने कि उसमें खड़ा भी प्रॉब्लम आना, ठीक है। द डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल अरेंजमेंट अराउंड एनी पॉइंट और आइटम इन सॉलिड इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। इतना ही नंबर, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन। ओके बस लिख रहा, डायग्राम बनाने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। पॉइंट सुनिए ना, हम लोग के सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। इसमें 3 टाइप का, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सुनो स्टोकियोमेट्रिक का मतलब समझिए, फार्मूला जैसे कि NaCl है तो Na का 1 Cl का 1, तब ना NaCl बनेगा। Na का 2 तो Cl का भी 2, तो 2:2 एक ही अनुपात, NaCl ही फार्मूला रहेगा। Na का 3 हिस्से, Na का 3 Na+3 है, Cl -3 है, तो 3:3 1 ही आएगा, वो भी NaCl रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl के अंदर अगर ये इंप्योरिटी आया, ओके कोई इंप्योरिटी आया, अब मान लो उसमें से Na 5 को भाग गया और Cl भी 5 को भागा, तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन Na 5 भागा, Cl 4 भागा, रेशियो खराब हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला चेंज होगा तो उसको बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्रिक मतलब फॉर्मूला चेंज नहीं होना, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक मतलब फॉर्मूला चेंज हो जाना। इंप्योरिटी तो कुछ बात करवे करेंगे, आ जाओ। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में फॉर्मूला क्या हो जाता है? चेंज नहीं होता है, ओके। इसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। वैकेंसी में क्या होता है? सुनो दो आइटम लुल हो गया, सुनो आइटम लुल हो गया, क्या हो गया बोलो? मतलब लुल मतलब भाग गया। तो बताओ, अब बताओ एटम भाग गया तो मास तो घट गया, बोलो ना, मास घटा तो डेंसिटी क्या हो गया? घट गया। और यहां पर क्या हुआ जानते हो? बाहर से एटम आ गया, अंदर से कहीं पर उसके इंटरस्टिशियल साइट में, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, क्या बोलते इसको? बोलो इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते इसको? मतलब 2 आइटम के बीच में खाली जगह ना, जैसे तुम लोग बीच में खाली जगह, हम जाके बैठ गए, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, है ना। तुम्हारे दोनों मुंह के बीच में, तुम्हारे मुंह के बीच में खाली जगह, हम बैठ जाएंगे, तुमको कमर तुम्हारा टूट जाएगा, कंधा टूट जाएगा, झुक के चलो फुसा के ऐसे क्या। अब फिर बोलोगी, तुम बोलोगे पुष्पा, तो बोले पुष्पी सुली के नहीं हो गया, तुम्हारा पुष्पा नहीं रहेगा, तुम्हारा पुष्पी रहेगा, ठीक है। तो पुष्पी झुकेगी नहीं। आजा जाओ, यहाँ मास आ गया, मास बढ़ गया, क्या एटम बाहर से आ गया तो मास बोलो डेंसिटी बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ चुका है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वैसा ही है जब अभी जो बताया। शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाता है, लुल हो जाता है, यहां से जितना प्लस भागता है उतना ही दो, जितना प्लस भागा उतना माइनस भागा, तो यहाँ फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। शॉर्टकी में मास घट गया तो डेंसिटी भी घट जाएगा, बट यहाँ पर क्या होता है? बाहर से नहीं आता है, अंदर का ही खिसक कभी कभी होता है। बोल रहे जो किटाइन होता है, किटाइन जो छुटकू है, अब जानते छुट्टू जो है बड़ा बड़ा क्या होता है? फ्रैंक होता है। छुट्टू का होता है, नाम में फ्रैंक, ओके। छुट्टू जो होता है, कोई बच्चा जो छोटा बच्चा होता है ना, फ्रैंक होता है, कुछ भी बोल देगा तुमको, अनसफन बोलता रहेगा। छोटा बच्चा गाली सुनने इतना गजब गाली तुमको सुना देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जो हम लोग कहने के लिए सोचे वो गाली दे देगा फटाक से, हाँ भाग जाएगा देख करके, क्या करोगे तुम? तो छोटका बच्चा जो होता है बहुत ही फ्रैंक होता है। तो ये किटाइन, इसमें जो आयनिक सॉलिड होता है किटाइन, उसमें फ्रैंक होता है। फ्रैंक होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके, ओके, वो लैटिस के अंदर इंटरस्टिशियल साइड में जाकर बैठ जाता है। लेकिन बाहर से कोई एटम, तो इसका डेंसिटी चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिफेक्ट आ गया, इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ शॉर्ट हो गया, शॉर्ट की डिफेक्ट, यहाँ फ्रैंकल मतलब किटाइन जो है अपने जगह को छोड़ करके डिसलोकेट हो गया, नाम लिखा हुआ देखो। It arises when a number of anions and cations are missing, so that solid should be neutral, okay। और या it arises when some cation ही dislocate होगा,
केटायन इज डिसलोकेटेड, मतलब खिसक जाना अपनी जगह से, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल साइड टू इंटरस्टिशियल साइड, यानी अपनी जगह से हट करके इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, तो फ्रंटल पे यहाँ पर डेंसिटी बोलो डिक्रीज कर जाता है, यहाँ पर डेंसिटी रिमेन्स सेम रहता है, सबसे ज्यादा अंतर है। ओके, अब बाकी जो है लिखा हुआ है ये भी आयनिक सॉलिड में होता है, ये भी आयनिक सॉलिड के अंदर होता है, ये उस आयनिक सॉलिड में होता है जहां पर कोऑर्डिनेशन हाई होता है, और ये जो है जहां वहां पर होता है जहां पर कोऑर्डिनेशन लो होता है। ये सारे अंतर लिखे हुए हैं, एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, देख लेना। और एक और खास सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा है जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। ये एग्जाम में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, लेकिन एक बात है ना, डिफेक्ट किसी भी टाइप का होगा ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, यानी कि चार्ज कभी भी चार्ज जो है बैलेंस नहीं, बिगड़ेगा नहीं, इनबैलेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। चलो ठीक है, हो गया, बता दिया। सिमिलैरिटी हो गया, बता दिया। नॉन स्ट्रक्चरल का होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसमें ज्यादा नहीं। इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, एक मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना एक स्टडी कर लेना, बस हो गया, इसमें ज्यादा हमको टाइम नहीं लगाना। ओके, हमको जो बताना है वो देखता हूं। फ्रैंकल असॉर्ट की मैंने पढ़ा दिया। कभी सुनो, एक चीज बताता हूं, कभी भी तुमको इस टाइप का दिखाई देगा ना, जैसे 0.93, 0.95, 0.98, इसको बोलते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? माने यहाँ पे मेटल क्या होते हैं, कुछ केटायन जो है भाग जाते हैं, तो इसको मेटल डिफिशिएंसी कहते हैं। जैसे मान लो कि पहले FeO था, 100 ऑक्सीजन था, 100 आयरन था, उसमें से 7 आयरन क्या हो गया, भाग गया, ऐसे बोल सकते हो। माने कि ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का बोलो फॉर्मूला है। कभी भी तुमको ऐसा Fe093 लिखा रहा है, 095 लिखा रहा है, समझना कि ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। कौन डिफेक्ट है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री बिगड़ जाता है, फॉर्मूला बिगड़ जाता है। क्या क्लियर हुआ बात को? अरे बूझ रही हो कि नहीं बूझ रही हो? अरे बूझ रही हो? ये इंप्यूरिटी में क्या करते हैं, बाहर से कुछ केमिकल डालते हैं तो वो इंप्यूरिटी, इसको डोपिंग कहा जाता है, डोपिंग का डिफेक्ट आता है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आगे आता है, डोपिंग में पड़ता है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दो तरह की सॉलिड की प्रॉपर्टी, एक इलेक्ट्रिकल सॉलिड, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मतलब ना कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और इंसुलेटर की बहुत कम होती है और सेमीकंडक्टर के बीच में होती है। ओके, याद हो गया ये सारी बातें? ओके, ए मिस्टर, ये सब फिजिक्स में पढ़ के आए क्यों? अब तो ये बउआ ले गया, बउआ बउआ सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़े हो तुम लोग, फिजिक्स में तुम लोग पढ़े हो। ओके, कि सुनो, इन केस ऑफ बैंड गैप, बैंड एनर्जी, चलो ये बैंड थ्योरी के आधार पे बैंड गैप अगर ज्यादा होता है तो इंसुलेटर, बैंड गैप बहुत कम होता है तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में, इसमें कंडक्टर में बैंड गैप जो है बीच में होता है ना, बताया था ना, ये बताऊंगा। क्या अगर बैंड गैप अगर ज्यादा हो, 3.2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, तो ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है गाइस? और यहाँ पर ये कंडक्टर के अंदर ये दोनों ओवरलैप कर जाता है, क्या कर जाता है? और ये सेमीकंडक्टर के अंदर 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, मैंने कम बोलो, कम गैप होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाता है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड सब फिजिक्स में पढ़ चुके हो। सुनिए सुनिए सुनिए, सेमीकंडक्टर, हेलो हेलो, मोमो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है? बताओ। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आर इन द रेंज इतना। ओके, कंडक्टिविटी मीडियम में होता है। ओके, मैंने क्या बोला था, सेमीकंडक्टर की खास बात बताओ क्या है? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तो बहुत कम होती है, इतना भी कंडक्टर से कम होती है, लेकिन ये खास तब बन जाता है जब इसमें डोपिंग करते हैं, कुछ डाल देते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी हमारे विचार से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, उसको डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। तो कोई स्पेसिफिक, कोई इंप्यूरिटी, कोई सब्सटेंस स्पेसिफिक खास है और खास मात्रा में उसको मिलाया जाता है, तो उसकी कंडक्टिविटी बोलो ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, वो लिखा हुआ है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जर्मेनियम से, ओके, सिलिकॉन, ये सब जो फिर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब उसमें डोपिंग करते बाहर से मिला तो बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें पढ़े थे पी टाइप और एन टाइप हो गया। Okay, doping का है the process of adding small amount of suitable impurity to an intrinsic semiconductor is called doping. Conductivity of pure semiconductor increases on doping. Doping करने के बाद semiconductor की conductivity बढ़ जाती है। N type में क्या करते हैं? पेंटावेलेंट को डालते हैं। P type में क्या करते हैं? ट्राइवेलेंट को डालते हैं। ये बात आपको पता है? ये आपको पता है? चलिए आप चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। इसमें बताओ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। एक बार 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में अंतर बताओ। इस चैप्टर से एक ही बार लॉन्ग टाइम का पूछा हुआ, 2011 में पूछा था। कब पूछा था? हाँ, उसका लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं पूछा। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं इसमें। मैग्नेटिक मोमेंट इसका ये फॉर्मूला पढ़े होगे। ओके, जैसे वाटर के बारे में याद रखना, वाटर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। ओके, जैसे बताया था ना, ऐसे दो ये है। सुनिए 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 सुनिए
सुनिए सुनिए सुनिए, ये है आपका पाइप, इसके अंदर पानी पानी भरा हुआ है। कब भरा हुआ, बोलो बोलो बोलो, कब भरा हुआ, बताओ जल्दी, कब भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर तुमने चुंबक ला के रख दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ में जाएगा। तो क्या होगा जानते हो, पानी यहाँ पर नहीं रहेगा, पानी नीचे आ जाएगा, पानी यहाँ से हट जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, इधर लेवल का हो जाएगा। पानी को मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, पानी इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है, हेट करता है, नफरत करता है। इसलिए डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो पानी को पसंद, जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता, लिखा हुआ है वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, लिखा हुआ है भैया। तो एग्जांपल है ना, पानी जो है डायमैग्नेटिक, ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन का है पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, वही लिखा हुआ पैरा, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट एक सिंगल एटम की जीरो नहीं होती है। O2 के बारे में सबसे कहा, स्टार भी लगा हुआ है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें डोमेन थ्योरी आता है, क्या होता है कि मैं इसमें एक पर्टिकुलर रीजन में सारे डायपोल लिखा होता है, एक लाइन में अरेंज होते हैं। ओके, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है तो जीरो होता है इसका नेट डायपोल मोमेंट। ओके, बाकी जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं इसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, ये बताया हुआ, ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जांपल याद रख सकते हो, एंटी फेरोमैग्नेटिक में जस्ट कैंसिल कर देता है, क्या कर देता हूं? ओके, फेरी मैग्नेटिक जस्ट फेरो का ज्यादा होता है, फेरी का उससे कम होता है, सबसे कम का होता है एंटी फेरी का। ओके, बता देना, चलो आ जाओ। और हिट करने पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चैप्टर हमने क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है, द सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर। ओके, मैं चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा, सबका तुमको क्वेश्चन एनालिसिस बताऊंगा, देखो कैसे। ये चैप्टर टोटल चैप्टर इतना पढ़ना है, 16 चैप्टर। ओके, उसमें से क्या बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम चैप्टर पढ़ चुके हैं, दिखाता हूं उनको। आ जाओ, ये है तुम्हारा इस चैप्टर का क्वेश्चन एनालिसिस एयरवाइज। कौन है बताओ, एयरवाइज। सुनो क्या हुआ इसमें, देखो टोटल देखो देखो, 24 में इस चैप्टर में 4 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, और 2 नंबर का 2 पूछा हुआ है। बाकी लॉन्ग टाइप का कभी पूछा नहीं, लॉन्ग टाइप का केवल एक बार आया था 2011 में। कब आया था, केवल एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन समझे, लॉजिक में तुमको आइडिया लगेगा कि चैप्टर से लॉन्ग टाइप का नहीं आता है, शॉर्ट टाइप का आता है कभी कभी। और ऑब्जेक्टिव 4-5 जो आया था, यानी 4 अब 2 4 8 नंबर का क्वेश्चन इसे बनता है। ठीक है, इससे आइडिया लगा सकते हो कि इसको कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है। इसी तरह का हम सब में चैप्टर में बताएंगे तुमको, अभी चिंता मत करो। ये हो गया उसका, इस चैप्टर में जो जो पढ़ा है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी पढ़ा दिए 7 क्रिस्टल सिस्टम। ओके, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक में 52%, 14%, 68%। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, प्योर पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, उसके बाद डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दें, शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफिशिएंसी। सारी बातें यहाँ पे एक जगह एक पेज पे लिखा हुआ है। ओके, जादू तेरी नजर, आ जाएगा आ जाएगा, सब्र करो सब्र करो, सब्र कीजिए। तो अब खुश ये कर रहे थे ना, आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जल्दी फटाक से बताइए, टाइम नहीं लगेगा। बताओ ना रे, कौन बताओ ना यार। एन एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड इज रबर। डायमंड है ये, ग्रेफाइट है ये, सॉल्ट है ये। ग्रेफाइट डायमंड वाला तो कोवेलेंट सॉलिड, ये कोवेलेंट सॉलिड, सॉल्ट तुम्हारा आयनिक सॉलिड, और ये रबर जो है तुम्हारा एमरफस सॉलिड है। रबर हो गया, ग्लास हो गया, क्या समझा? टिक कर दिया वहां, टिक वहां वन में टिक कर रहे हैं 2021 का एनुअल का। चलो आ जाओ, आजी आजी बताइए। वाह वाह वाह, गुड, समझा गया ना। NaCl आयनिक सॉलिड है, ZnS जो है तुम्हारा कोवेलेंट आयनिक सॉलिड है, SiC तुम्हारा क्या नेटवर्क सॉलिड है, सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, और ये वो भी बता दे रहे हैं ताकि तुमको आइडिया रहे। 2003 में, 2013 में, 21 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होता है, इस पता चलता है। ठीक है, आप बताओ। 6 नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल पूछ रहा है, नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है ना, तो 6 बोलोगे। सीसीपी में भी इतना ही होता है, एसपी में भी है ना, सीसी में 4 होता है और ऐसे में 6 होता है, बट दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी सेम 74%। ठीक है, ओके गाइस, अब बताओ, बोलो। डायमंड, वही अभी नोटबुक सॉल्व बताते हैं। ग्लास तो तुम्हारा और एमरफस है, रबर ओलंपिक तो कभी जिंदगी में किलो हो गया। अरे बोलो भी तो चट्टी, कई बार एमरफस वाला तो गिना दिया, गिना दिया। ग्रेफाइट, कोवेलेंट, इक्विवेलेंट, ऑल ऑफ दिस। अब बताइए, बताओ। The coordinate number of metal crystallizing a hexagonal close packing SCP, बताओ। हाँ, वाह वाह, कितना बात है, coordinate number 12, SCP में CCP दोनों में से। चलो आ जाओ यहाँ बताओ।
हाँ कौन सी सी, एससीपी एससीपी दोनों था, एक्टोडिल भी था और एफसीसी दोनों था, ठीक है गाइस, दोनों था। अब बताइए, बताओ क्वार्ट्ज ग्लास, यस क्वार्ट्ज ग्लास, ओके। केवल ग्लास क्वार्ट्ज बोलता क्रिस्टलाइन होता, बट क्वार्ट्ज ग्लास है, ग्लास बोलती है। ग्रेफाइट तो ये क्रोम एलम छोटा सिलिकॉन कार्बाइड, ये तो नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड क्रोम एलम द्वारा, ये तो नहीं है, लेकिन ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज ग्लास आंसर सही है, परफेक्ट। ये सब बताओ। हाँ हाँ, क्वेश्चन देख लो। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज 3, क्लियर हो गया। और खाली बोलता नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस तो क्या मारते 14। अब बोलता नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस ऑर्थोनोमिक 4, ऑर्थोनोमिक 4 था ना। वाह क्या बात है, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज, क्या बात है बताओ। कोवेलेंट सॉलिड डायमंड का है रे बी। अब बोलो डायमंड इज कोवेलेंट सॉलिड क्रिस्टल बी, ओके। कोवेलेंट क्रिस्टल्स याद है ना, डायमंड के बारे में बताते हैं, कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं उसको। अब बताओ एफसीसी थोड़ा देर पहले बताते हैं, एनएससीएल पूछ दिया, और बताओ ग्लास, मैंने ये तो भर भर के पूछा यार, 23 में पूछा, 24 में पूछा, 22 में पूछा, 21 में पूछा, लगातार पूछिए रहा है। ग्लास है ग्लास, ग्लास है ग्लास। अब बताओ, हाँ फ्री स्पेस पूछ दिया, देखो फ्री स्पेस सब बच्चा याद करता है, पैकिंग एफिशिएंसी 68%, वो ऑक्युपाइड स्पेस हो गया, ये फ्री स्पेस पूछ रहा है तो 32%, समझे बात को। हाँ क्या बात है, ये बताओ अरे Na2 है, 4 है, 4 Na2 है ना, पढ़ा था ना, Na2 है, 4 होता है, 4। चलो अब बताओ ऑक्टाहेड्रल बॉइड का पूछा है, अभी मारेंगे तो तुम मारो कैसे चली गई बताओ। हम बोले वाइड 6 बॉल से बनता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, 4 से बनता है टेट्राहेड्रल वाइड, बोला क्या बताओ हमें, ये बताओ। इसमें भी सोचोगे एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये बताओ, ये बताओ। Yes, F center, yeah. When an electron occupies the empty space, when an electron occupies the empty space of negatively charged, and then the definitely F center, F center का है, उसी में था। ये बताओ लास्ट। ना इसको चेक करो, चेक करो, चेक मारे हुआ है, मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है चलो हटाओ बाद में। ओके और कोई है, एक और है, चलो ये बताओ। Which of the following defects decrease density, शॉर्ट की डिक्रीज कर जाता है, बस हो गया। फ्रैंकल में चेंज नहीं होता, ये बताओ। बी Fe3O4 फेरोमैग्नेटिक मेटल, ये है। हाँ तो आयरन का तो नाम है आयरन है, बताओ ये हो गया करेगा। और बोलो आपको, अब आप क्वेश्चन दो, ये तो ऑब्जेक्टिव कर दिया, ये सब्जेक्टिव है। कौन है? ग्लास इज अज्यूम टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड, बाय भाई सुपर लिक्विड क्यों कहा जाता है? अ टेंडेंसी टू लूज, हाँ ग्लास क्या होता है, ग्लास को जब बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो ग्रेविटी के कारण उसके अंदर टेंडेंसी होता है लिक्विड की तरफ फ्लो करने का, क्योंकि लिक्विड की जैसे फ्लो करने की टेंडेंसी है इसलिए उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, नाम है। ओके आज व्हाट आर द नेटवर्क सॉलिड गिवन एन एग्जांपल, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बता दिया, कोवेलेंट सॉलिड जहां कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जहां पे मॉलिक्यूल उसका कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल होते हैं, माने एटम 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 होते हैं कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल। व्हाट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट एग्जांपल दिया हुआ है, सब ताजा ताजा क्वेश्चन पूछा हुआ शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और ये तो तुमको बोला है कि लिथियम फॉर्म्स बीसीसी, ओके, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इफ द, कहां गया, मतलब एटॉमिक रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, तो तुमको बीसीसी की क्या पड़ता है, √3 = 4r, √3 = 4r, ओके बॉडी सेंटर में। और तुमको वहां पे लिथियम कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, साइज नहीं दिया हुआ है। अच्छा ये 5 ये गलती लिखा हुआ है, ये जो है ये 5 नीचे होना चाहिए था, ये गलत, ये गलत ब्लंडर हो गया, ये ब्लंडर, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, गलत हो गया क्वेश्चन का, यहाँ 5 यहाँ होना चाहिए, ये 5 है। ओके गाइस क्या है बताओ, 5 नहीं बनाना नहीं हमको, डिलीट कर देते हैं। हाँ रे सही है बात बोले, नीचे वाला खाली डिलीट होता ना, कहाँ से इतना दिमाग लाती हो, हम लोग का दिमाग नहीं है। ए ज्यादा क्या चल मारती रे, थोड़ा लचक लचक के चलो ना, चलो मत मारो आजा। ओके तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया कि एज लेंथ दे दिया कि ना लिथियम, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए यूनिट सेल इज लिथियम 351 पिकोमीटर, तो 4r = 3 ये है, ए दे दिया है,
आर निकालना है, क्या निकालना है? बहुत आसान है। तो तुम बनाकर सब दिखाओगे, तुम लोग वीडियो चला जाएगा, तुम इससे निकाल के क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करके हमको दिखाना है आंसर, तुम्हारा काम इतना ही, ज्यादा नहीं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल? क्रिस्टल में कौन पॉइंट डिफेक्ट पॉइंट बोले थे? एनी डेविएशन फ्रॉम एनी पॉइंट या फ्रॉम एन एटम अराउंड एटम, ओके, उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। बता दी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट? अभी देखा था कई बार पूछा हुआ, तो 11 में 16 में 2 बार पूछा हुआ है। डिस्कस ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। भैया 8:8 याद है कि नहीं इसका? सीजियम क्लोराइड का 8:8 8 कोऑर्डिनेट नंबर होता है, बता दिए। व्हाट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट विद एन एक्सप्लेन एग्जांपल। व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? 24 में पूछा हुआ है। माने ये फ्रैंकल शॉर्टकी तो भरपूर पूछा हुआ है। ये सारी क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला शॉर्ट टर्म में पूछा हुआ, इतना को करके लाना है, आपका काम है। और एक लॉन्ग टर्म का 2011 में पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो, उसी को तुम बना सकते हो, दिक्कत नहीं। 5 नंबर पूछा हुआ है, ओके। तो तुमको इसका बना करके हमको दिखाना है, ओके। सो फाइनली वी हैव डन सॉलिड स्टेट, ओके। थैंक यू।